Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today we are starting with the topic टाइप्स ऑफ मैरिजेस. अब मैंने हेडिंग नहीं दी है टाइप्स ऑफ मैरिजेस की, बट टाइप्स ऑफ मैरिजेस की हम लोग बात करें क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मैरिज के बारे में बात कर चुके हैं. हम मैरिज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी असेंशियल्स की बात कर चुके हैं. एक मैरिज वैलिड कब है उसकी बात कर चुके हैं. क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हम लोग असेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सेक्शन 5 जो आपका असेंशियल्स देता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. देखिए, यहाँ पर मैंने अलग से टाइप्स ऑफ मैरिजेस का इसलिए नहीं डाला है क्योंकि एक वैलिड मैरिज कब होती है. एक वैलिड मैरिज अंडरस्टैंडेबल है कि तब होती है जब वो सारे असेंशियल्स को फुलफ़िल करती है जो कि आपका सेक्शन 5 कह रहा है. ठीक है, अगर वो सारे एसेंशियल्स को फुलफ़िल करती है इसका मतलब जो आपकी मैरिज है वो वैलिड है. ठीक है, यहीं पर हम लोग दूसरे तरीके की मैरिज की बात करते हैं. यहाँ पर बात करते हैं हम वॉइड की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं वॉइडेबल की. यानी कि 3 तरीके की मैरिज होती हैं आपकी, वॉइडेबल और वॉइड मैरिज. ठीक है, जहाँ हम लोग वॉइड मैरिज की बात करते हैं तो वॉइड मैरिज क्या है. अ वॉइड मैरिज इज़ अ नो मैरिज. वॉइड मैरिज क्या है, शून्य है, शून्य. यानी कि अगर आप परफॉर्म भी करते हैं, इफ़ a void marriage is a no marriage, it is a marriage which does not exist from its beginning. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ मैरिज बिकॉज टू पर्सन हैव अंडरगॉन द सेरेमनीज ऑफ मैरिज. मतलब इसको हम लोग मैरिज का टर्म साथ में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो दो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ सेरेमनीज, जो सेरेमनीज इंपॉर्टेंट होती हैं, जो रिचुअल्स, जो कस्टम्स आपके हैं शादी के, उन रिचुअल्स को उन्होंने फॉलो किया है, उसके तरीके से उन्होंने शादी करी है. ठीक है, लेकिन तो फिर हम लोग शादी क्यों नहीं माने. बट दे लैक कैपेसिटी टू मैरी. दे कैन नॉट जस्ट बाय अंडरगोइंग द सेरेमनीज बिकम हस्बैंड एंड वाइफ. वो हस्बैंड एंड वाइफ हो ही नहीं सकते. दे आर बार्ड फ्रॉम बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ. तब अगर वो शादी करते हैं तो वो ऐसी मैरिज होगी वो वॉइड होगी. फॉर इंस्टेंस इफ़ अ ब्रदर एंड सिस्टर, देखिए यहाँ पे बार्ड कैसे है, आप कब नहीं कर सकते, अगर आप सेक्शन 5 के कॉन्ट्रावेन यानी कि आप उसके अगेंस्ट चाहते हैं तो ऐसे में आप शादी नहीं कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अ ब्रदर एंड सिस्टर परफॉर्म ऑल द सेरेमनीज ऑफ मैरिज बट it will not make them husband and wife. Why? Because it is barred. It is barred from under Hindu law. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो असेंशियल्स कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता जो आपके सेक्शन 5 के हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में दिया गया है. इसीलिए जो वॉइड मैरिज है वो शुरू से ही, बिगनिंग से ही क्या कहते हैं, नल एंड वॉइड होती है. वो शुरू से ही एग्जिस्ट ही नहीं करती है. दैट इज़ नो मैरिज. बट हम मैरिज टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दो लोग कई बार शादी कर लेते हैं लेकिन वो बार्ड होते हैं, लॉ से कर नहीं सकते. उनको एक लीगल स्टेटस लॉ की नज़र में नहीं मिलता है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं नो लीगल कंसिक्वेंस. यानी कि नो लीगल कंसिक्वेंस का मतलब क्या है, जो एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लीगल ऑब्लिगेशंस यानी कि आपकी राइट्स एंड आपके जो ड्यूटीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस होती हैं एक दूसरे के प्रति, वो प्लस आपकी अगर शादी वैलिड होती है तो मेंटेनेंस का हक. ठीक है, बीइंग ऑफ वाइफ आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, किस तरीके के राइट्स को आप, किस किस के राइट्स को आप, कौन कौन से राइट्स को आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकते हैं, वो सारे अधिकार आपके पास नहीं होते. यानी कि वॉइड मैरिज से, या कह सकते हैं वॉइड मैरिज के बिना पर कोई भी आप लीगल कंसिक्वेंस यानी कि लीगल चीज़ें जो हैं वो एनफोर्स नहीं की जा सकती लॉ ऑफ कोर्ट में. दस इफ़ एनी वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम बोथ टेक अनदर स्पाउस, यानी कि अगर ये जो मेल है और ये जो फीमेल है, अगर एक शादी ऐसी कर ली जो वॉइड है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, दूसरा विवाह, जो वो विवाह है, जो एक प्रॉपर विवाह, जो कि एक वैलिड मैरिज है, वो कर सकते हैं और उनके खिलाफ बाइगेमी जैसा ऑफेंस भी नहीं लगेगा.
बाइगेमी यानी कि एक वाइफ के होते हुए दूसरी वाइफ से, यानी कि एक स्पाउस यानी कि एक हस्बैंड या वाइफ के होते हुए दूसरी वाइफ या हस्बैंड से दूसरे मेल या फीमेल से शादी करना, ऐसे जो ऑफेंस होता है बाइगेमी का वो कमिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली मैरिज तो वॉइड है, उसका तो कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है। जब लीगल स्टेटस नहीं है, यू आर फ्री to marry any person, right? A void marriage does give rise to mutual void marriage does not give rise to mutual rights and obligation. In respect of void marriage, no decree of court is necessary. ठीक है, यहाँ पे not आएगा, does not give rise to mutual rights and obligation in respect to of void marriage, no decree of court is। देखिए, जो शादी शुरू से ही no marriage है, यानी कि उसका कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है, ऐसे में आपको किसी कोर्ट से डिक्री लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो डिक्री चाहिए ये इस पर्टिकुलर शादी की, क्योंकि तो वॉइड है, कल को कोई और बात होगी, तो आप फॉर अ सेफ साइड आप अगर कोर्ट के पास जाते भी हैं तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट डिक्री ऑफ नलिटी पास करती है आफ्टर एनालाइजिंग कि किस बेसिस पे आप जो शादी है वो वॉइड है। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज। ग्राउंड्स क्या है? जो आपका सेक्शन 11 है वो वॉइड मैरिज की बात करता है, और इसका मैरिज इज़ वॉइड ऑन एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन, 3 ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। अगर आपकी शादी, आप एक हस्बैंड है, उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है, अगर वो एक और यानी कि एक और शादी करता है तो ऐसी शादी जो होगी वो वॉइड होगी, बशर्ते ये पहली शादी भी शादी जो है वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये शादी वैलिड है, पहली शादी वैलिड है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, वो वॉइड होगी। अगर उसकी पहली शादी वॉइड है तो वो दूसरी लड़की से विवाह कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 5 आपका कहता है, क्योंकि सेक्शन 5 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? मोनोगैमी के बारे में, अरे एक ही विवाह के बारे में बात करता है हमारा हिंदू लॉ। ठीक है, अगर पार्टी सपिंडा है एक दूसरे के, सेक्शन 5 क्लॉज 4 और सेक्शन 5 में आपको बताया था मदर और फादर की तरफ से, मदर की तरफ से 3 जनरेशन और फादर की तरफ से 5 जनरेशन। अगर इसमें अगर हम आते हैं, यानी कि जो हस्बैंड यानी कि जो वो लड़का है, मेल है और फीमेल है, अगर वो मदर की तरफ से और फादर की तरफ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इन डिग्रीज में आते हैं, या तो वो सेम पिंडाज में आते हैं या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, तो ऐसे में वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें एक लूप होल है। लूप होल क्या है? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। लूप होल क्या है? जब मैंने आपको सपिंडा रिलेशनशिप समझाया तो मैंने लूप होल बताया कि क्या है, अगर उनके कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं शादी को लेकर, अगर उसमें एक दूसरे से सेम सपिंडाज में प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर शादी हो सकती हैं, तो ऐसी शादी क्या होगी? वैलिड होगी। ये लूप होल है। ठीक है, और अगर आपका ऐसा कोई कस्टम नहीं है, कई जगह पर ऐसा होता है कि जैसे जब शादी करते हैं, यानी कि अगर एक ही गोत्र, आपने सुना होगा सेम गोत्र में शादी नहीं करती है। सेम गोत्र में शादी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब आप सेम गोत्र के होते हैं तो आपके जो वंशज होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, या जैसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करते हैं, मदर फादर से कहीं ना कहीं अगर आप कनेक्टेड होते हैं, तो क्या करते हैं कि अगर आप एक दूसरे के रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब मदर फादर की जो जनरेशन है अगर उसमें कनेक्टेड होते हैं, तो कहा जाता है कि क्यों हम लोग इसको मना करते हैं? क्योंकि ये माना गया है कि अगर आप एक ही जनरेशन से, जेनेटिक्स से अगर आप आ रहे हैं, एक ही जेनेटिक्स से, तो ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो आपके परिवार में चले आ रहे हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कोई भी पैदा होता है या कुछ भी है तो आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, या किस तरीके की बीमारी क्या पहले से तो नहीं चली आ रही है। तो ऐसे में ये माना गया है कि अगर आप सेम उसमें अगर हम जेनेटिक्स में शादी करते हैं, तो जो आपकी जो आगे की जनरेशन है उनमें मैक्सिमम यानी कि 98-99% के चांसेस होते हैं कि आपको वही जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको बाय बर्थ मिलते हैं जो कि आपके फैमिली में चले आ रहे हैं।
ठीक है। तो और इनको नहीं आप क्या कह सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कस्टमरी, देखो कई बार कई जगह पे क्या होगा कि अरे दादी क्या कहते हैं, चलो माँ का तो गोत्र देख लेते हैं, दादी का गोत्र, ग्रैंड मदर का गोत्र, कई बार परदादी का गोत्र नहीं देखते, ठीक है, कि भाई माँ का और दादी का मिलना चाहिए, उसके ऊपर तो हम नहीं देखते। तो ऐसे में जहाँ पे मैंने कहा ना 3 जनरेशन, वहाँ पे ये सोचे कि हाँ भाई चल दादी तक का भी नहीं देखते, माँ का देखते हैं हमारे यहाँ पे। तो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ मदर का गोत्र नहीं कंसिडर करते हैं, मतलब सिर्फ नहीं देखते हैं कि भाई एक जैसा नहीं होना चाहिए। ग्रैंड मदर का भी कहीं पे दादी का गोत्र भी सेम नहीं होना चाहिए, उनमें शादियाँ नहीं करते हैं। अगर सेम गोत्र की होती हैं तो फिर वहाँ पे शादी नहीं करेंगे। कई उसमें होता है कि भाई हम दादी वादी तक का नहीं देखते हैं, बस माँ का नहीं मिलना चाहिए। तो ये क्या है, ये कस्टम्स हैं जो आपके यहाँ पे प्रिवेल करते हैं। तो अगर ये कस्टम है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। ओनर्स की बात कर रही हूँ, आप ये कहते हैं कि जय मैरिज तो हमारी तो शादी वैलिड है, किस बात पे वैलिड है, कहेगा कोर्ट भाई वैलिड कैसे है, वैलिड इस वजह से है क्योंकि कस्टम है, तो प्रूव करिए कस्टम है। तो ओनर्स जो है वो आपके ऊपर हो जाएगा बाहर कि ये बताने के लिए कि जो शादी है वो वैलिड है और किस वजह से है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 11 वॉइड मैरिज के बारे में बात करता है। जब सेक्शन 11 वॉइड मैरिज के बारे में अगर आप जब बात करेंगे, वॉइड मैरिज के बारे में बात करेंगे तो मैरिज अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 5 एनी मैरिज, आपका सेक्शन 11 क्या कहता है, एनी मैरिज सोलनाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जो आपका HM में है, जब ये एक्ट आया उसके कमेंसमेंट के बाद, देखिए वॉइड मैरिज जो बात कर रहा है आफ्टर द कमेंसमेंट की बात कर रहा है, जब ये एक्ट आया हो उसके बाद, शैल बी नल एंड वॉइड एंड मे ऑन द पिटिशन presented by either party or thereto against the other party to be declared by the decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in 1, 4th and 5th of section 5। यानी कि अगर HMA के यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर कोई भी शादी की जाती है तो वो डिक्री ऑफ नलिटी कोर्ट जो है वो दे देगा। किस बेसिस पे, अगर वो कोई भी कंडीशन जो है, जो आपके सेक्शन 5 में जो कंडीशंस दी गई हैं उनको उनके अगेंस्ट जाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की बात करते हैं। अब वॉइड मैरिज इज अ परफेक्टली वॉइड मैरिज, ठीक है, सो एज लॉन्ग इट इज़ नॉट अवॉइडेड, ठीक है। ये जो वॉइड मैरिज है ये तो है ही शून्य, ठीक है। अवॉइडेबल मैरिज कैन बी अवॉइडेड बाय पिटिशन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज। यानी कि वॉइडेबल मैरिज क्या है, मैं आपको इसके बारे में, हम पहले इसको पढ़ते हैं, ग्राउंड्स क्या है, फिर मैं आपको इसका कंडीशन बताती हूँ। ग्राउंड्स क्या है वॉइडेबल मैरिज की, एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर। क्या पता चल रहा है इससे कि जो आपका वॉइड मैरिज है वो आप तभी डिक्लेयर करा सकते हैं अगर वो इस एक्ट के आने के बाद हुई है। यानी कि अगर आपकी शादी इस HMA के बाद हुई है तभी आप उस शादी को नल एंड वॉइड करा सकते हैं। लेकिन वॉइडेबल मैरिज जो है उसमें आप कब भी करा सकते हैं, अगर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, शैल बी वॉइडेबल एंड मे बी अनल्ड बाय द डिक्री ऑफ। वॉइडेबल में क्या होता है, वॉइड में तो उसका स्टेटस ही वॉइड है, ठीक है। वॉइडेबल में क्या होता है, जो शादी वॉइडेबल शादी जो होती है उसमें क्या होता है, उसका स्टेटस वैलिड रहता है, उस मैरिज का स्टेटस वैलिड है। कब तक, जब तक कि जो पर्सन उस शादी को अनल कराना चाहता है जब तक उसे डिक्री नहीं मिल जाती कोर्ट की, ठीक है। अवॉइडेबल मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड मैरिज टिल द डिक्री ऑफ नलिटी इज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, ठीक है। जब तक आपकी शादी वैलिड ही चलती आ रही है, लेकिन कब उसका स्टेटस, आपकी शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब कोर्ट एक्चुअल में उस पर डिक्री पास कर देगा। अगर बाय चांस आपकी डिक्री आपके कोर्ट में जाने से पहले, यानी कि आपकी डिक्री यानी कि आपकी जो मैरिज है वो नल एंड वॉइड होने से पहले अगर आपकी जो वाइफ या हस्बैंड जो आपका स्पाउस है वो मर जाता है, ठीक है, मान के चलिए अगर वो मर जाता है तो जो आपकी शादी का स्टेटस है वो वैलिड ही रहेगा, ठीक है। और जो भी स्पाउस हैं उसके वही अधिकार होंगे, यानी कि जैसे वाइफ आपकी जो आपके हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है,
ठीक है। डिक्री ऑफ नलिटी से पहले डेथ हो जाती है तो वाइफ की तो शादी तब तक वैलिड थी ना, डिक्री तो आई नहीं थी, तो उसके पहले तक अगर इन केस जैसे इनहेरिटेंस है या उसके कोई अधिकार आपके फैमिली में जो बनते हैं वो एज ए वैलिड मैरिज जो वाइफ के अधिकार हैं वही बनेंगे, उन्हीं अधिकारों को वो एक्सेस कर सकती है। अगर उसकी डिग्री पास हो चुकी होती, चाहे उसके अगले दिन ही उसका हस्बैंड उसकी डेथ हो जाती, फिर आपका कोई अधिकार उस पर्टिकुलर फैमिली पर या उस स्टेटस से कि आप उस व्यक्ति की वाइफ थी, उस स्टेटस से जो भी आपके अधिकार होते हैं वो सीज हो जाते हैं। राइट, समझ में आ गया? तो एनी ऑफ द ग्राउंड, क्या ग्राउंड है? इम्पोर्टेंसी ऑफ द रेस्पोंडेंट। देखिए इम्पोर्टेंसी ऑफ द रिस्पोंडेंट इन द सेंस, रिस्पोंडेंट यानी कि कोई जो पिटिशनर वो है जो भाई कोर्ट में जा रहा है कि भाई मुझे ये शादी नहीं चाहिए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करिए, तो जो दूसरा पर्सन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये वॉइडेबल मैरिज क्यों है भाई? इम्पोर्टेंसी पे वॉइड क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए प्रोक्रिएशन ऑफ, शादियाँ क्यों की जाती थी? प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए की जाती थी, जो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है हिंदुज़्म के अकॉर्डिंगली। तो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप पर आज के टाइम में तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अगर बच्चे नहीं भी हो सकते तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो ये फिज़िकल अफेक्शन या फिज़िकल रिलेशनशिप आप बिल्डअप करते हैं वो क्या कहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम भी हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो मैरिज है वो उसका बेसिस ही फिज़िकल अफेक्शन हो। ठीक है, आपकी शादी का बेसिस लव एंड अफेक्शन, लव एंड केयर, और जो आप एक दूसरे के साथ आपके जो फीलिंग्स हैं वो भी मायने रखती है। ठीक है, उस सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप से तो मैरिज नहीं है। ठीक है, आपकी हर एस्पेक्ट को मिला के एक मैरिज होती है, फैमिली है, बच्चे हैं, सब चीज़ों को मिला के एक मैरिज बनती है। राइट, तो ऐसे में अगर वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हो भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर है भी तो कोई बात नहीं मेरे को, लेकिन ये इंसान सही है, ठीक है, मैं खुश हूँ, फलाना फलाना। ठीक है, तो अगर आपके लिए वो ये जो इम्पोर्टेंसी एक बहुत बड़ा एक इशू नहीं है तो तो आपको अनल कराने की ज़रूरत नहीं है ना, नल एंड वॉइड कराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी शादी को ऐसे ही चला सकते हैं। राइट, बच्चे नहीं हो पा रहे तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में आपकी शादी एज ए वैलिड ही है। लेकिन अगर यही चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप बाकायदा कोर्ट में जा सकते हैं, यू जस्ट गिव द प्रूफ दैट द अदर पर्सन इज इम्पोर्टेंट एंड द कोर्ट विल प्रोवाइड यू ग्रांट द डिग्री ऑफ नल एंड वॉइड, या नलिटी की डिग्री जो है वो पास करेगा। सेक्शन 5 क्लॉज 2। अब सेक्शन 5 क्लॉज 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं, मैं पीछे इसलिए लेकर जाती हूँ आपको, सेक्शन 5 क्लॉज 2 कंसेंट की बात करते हैं। देखिए, अगर जो आपका सेक्शन 5 क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर आपकी शादी जो है वो फोर्सफुली की गई है, ठीक है, फोर्सफुली की गई है या फिर फोर्सफुली की गई है, साथ के साथ वो जो पर्सन है अगर अनसाउंड माइंड का है, एक मिनट, अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, अनसाउंड माइंड का है और आप उससे शादी ख़त्म कराएं। कई बार आप क्या कहते हैं, मेंटल प्रेशर या कई बार आपके ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप शादी कर लेते हैं लेकिन आप उनके साथ रह नहीं सकते। ठीक है, फिर आप चाहते हैं कि ये शादी ख़त्म हो जाए तो आप कोर्ट में जा सकते हैं ये कहने के लिए कि विद अ रीज़न, विद अ ग्राउंड कि ये अनसाउंड माइंड का है और मैं इसके साथ शादी में नहीं रह सकती। ठीक है, तो आपका जो कोर्ट है वो डिग्री ऑफ नलिटी प्रोवाइड कर देगा। कंसेंट ऑफ गार्जियन वाज ऑब्टेन्ड बाय द फोर्स एंड फ्रॉड, अगर जो शादी है वो फोर्स, ज़बरदस्ती या फिर धोखाधड़ी के साथ की गई तो ऐसे में आपकी जो डिग्री है वो आपको ले सकते हैं। यहाँ पे भी वॉइडेबल, देखिए वॉइडेबल में हम कह रहे हैं यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो शादी को वॉइड करार देते हुए उसको ख़त्म करा सकते हैं या फिर उसको वैलिड मैरिज मानते हुए उसको ऐसे ही निभा सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर में आके या धोखा के साथ अगर वो शादी हुई है तो इसमें आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उस शादी को कंटिन्यू करना चाहते हैं
या नहीं करना चाहते तो नलिटी की डिग्री मिलेगी, और करना चाहते हैं तो वो शादी जो है एज अ वैलिड मैरिज आपकी चलती रहेगी। रिस्पोंडेंट वॉज प्रेग्नेंट बाय एनी अदर पर्सन एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि जो दूसरी पर्सन है जिसके खिलाफ आप पिटिशन डाल रहे हैं, जिनसे आपको शादी ख़त्म करनी है, वो जिस टाइम पे आपकी शादी हुई थी उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी किसी और से, किसी और के साथ, वो बच्चा आपका नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी जो डिग्री ऑफ नलिटी है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी वही बात है, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस बच्चे को उसका नाम देना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर जब आपको ये पता चला, आपने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा होगा तो मेरा नाम ले लेगा, उसमें कोई आपको इशू नहीं लगता, तो फिर वो एज इट इज़ वैलिड मैरिज कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर आप जब एक शादी में हैं, आपको ये पता चलता है कि भाई ये जो बच्चा है ये किसी और का है, ठीक है, आपको ये पता चलता है और आपने 1 साल तक कोई पिटीशन नहीं डाली कोर्ट में, और 1 साल के बाद आप पिटीशन डालते हैं, तो आप बार्ड हैं कोर्ट जाने के लिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। 1 साल का ही टाइम है आपके पास, इसके अंदर ही आपको नलिटी की डिग्री के लिए पिटीशन डालनी होगी। इससे पहले अगर आप डालते हैं 1 साल तक, तो आपको इस ग्राउंड पे जो है इन ग्राउंड पे जो है वो डिग्री मिल जाएगी, और नहीं तो आपको कोर्ट जो है एंटरटेन नहीं करेगी, ठीक है। या फिर जैसे आपको पता तो चल गया कि भाई ये बच्चा मेरा है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, आपने उसका इशू नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं करा, ठीक है, और क्या कहते हैं, कोई 1 साल तक आपने कोई उसके खिलाफ पिटीशन भी नहीं डाली, और इसके जानने के बाद भी कि किसी और बच्चे से प्रेग्नेंट रही है, उसके बाद भी आपके बीच में मैरिटल यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते हैं, तो ऐसे में आप बार्ड हैं कोर्ट में जाने के। क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये नहीं है कि शादी को 1 साल हुआ हो, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको ये पता चला है कि वो बच्चा आपका नहीं है, उससे 1 साल के अंदर अंदर आप जो डिग्री ऑफ नलिटी है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपने उसको इग्नोर ना किया हो, फैक्ट को भाई जान लिया और भाई छोड़ दिया, और उसके बाद 4-5 साल बाद अब आपको वो बच्चा पसंद नहीं है आ रहा और अब आप डिग्री ऑफ नलिटी लें। नो, आपको पता चला, आपको डिग्री ऑफ नलिटी 1 साल के अंदर लेनी है, नहीं ली, और उसके बाद उसके अलावा आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें उस पर्सन के साथ, तब आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप उसको साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्सन इन योर मैरिज, राइट। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। देखिए, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस की बात करें तो वॉइड मैरिज वॉइड एब इनिशियो होती है, शुरू से ही वॉइड सिंस बिगिनिंग, जब से हुई है तब से ही ज़ीरो है वो, ठीक है। अवॉइडेबल मैरिज रिमेन्स वैलिड, मैंने आपको कहा ना वैलिड रहेगी आपकी शादी, कब तक नहीं रहेगी, कब तक रहेगी, जब तक आप नलिटी की डिग्री ना ले लें, अनलेस अ डिग्री अनल सेट, यानी कि वॉइड मैरिज में आपको वॉइड मैरिज में डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप डिग्री ले सकते हैं। वॉइडेबल मैरिज में इट इज़ मैंडेटरी टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ नलिटी, ठीक है। वॉइड मैरिज डज नॉट ऑल्टर द स्टेटस ऑफ द पार्टीज, यानी कि मेल और फीमेल, यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल लिखा है, हस्बैंड वाइफ नहीं लिखा, क्योंकि वॉइड मैरिज में तो स्टेटस ही नहीं मिलता हस्बैंड एंड वाइफ का, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस ही नहीं आते। दे डू नॉट बिकम हस्बैंड एंड वाइफ एंड इट डज नॉट गिव राइट्स टू म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं एक दूसरे के प्रति, वो सब नहीं रहेंगी, ठीक है, नहीं होती है। ऑल द कंसिक्वेंस ऑफ वैलिड मैरिज, यानी कि क्योंकि जो वॉइडेबल ये जो सेकंड वो है ये वॉइडेबल मैरिज का है, तो वॉइडेबल मैरिज में क्या है कि अगर जब वो मैरिज वैलिड है कब तक, जब तक डिक्री ना आ जाए, तो ऐसे में जो लीगल कॉन्सिक्वेंस हस्बैंड और वाइफ के बीच में होते हैं, जो मैंने आपको बताया हर तरीके के जो राइट्स आपको मिलते हैं बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ इन टू मैरिज, वो सारे एज ए वैलिड मैरिज की तरह पूरे रहेंगे। कब तक रहेंगे, जब तक वो डिग्री नहीं हो जाती, ठीक है। क्यों रहेंगे, क्योंकि वॉइडेबल मैरिज इज अ वैलिड मैरिज अंटिल द डिग्री अनल्स इट, ठीक है। तो वो वैलिड मैरिज है, उनको स्टेटस मिलता है हस्बैंड एंड वाइफ का, लेकिन जब आप उसको डिग्री ऑफ अनल करा देते हैं तब वो आपकी शादी जो है वो खत्म हो जाती है। अवॉइड मैरिज बीइंग नो मैरिज द कोर्ट मियरली पास अ डिग्री, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड,
ठीक है। लेकिन आप शादी में रह रहे हैं और उसके बाद आपको नहीं भाई फिर कल को मैं किसी और से शादी करूँगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि भाई ड्रामा हो, कुछ हो, मेरी शादी में दिक्कत आए, तो मुझे तो डिग्री चाहिए, तो वहाँ पर कोर्ट जो है आपको डिग्री ग्रांट कर देता है। रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि स्टेटस नहीं है हस्बैंड वाइफ का, लेकिन आपको डिग्री मिल जाएगी। अवॉइडेबल मैरिज इज annulled by the डिग्री ऑफ, यानी कि यहाँ तो मैंडेटरी है सरकार, आपको तो डिग्री लेनी ही पड़ेगी तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। द पार्टीज टू द void मैरिज में परफॉर्म अनदर मैरिज विदाउट गेटिंग, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए आप दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली मैरिज जो थी वो void थी, void में हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, ऐसे में आप दूसरी शादी कर सकते हैं और वो बाइगेमी भी नहीं होगी। ठीक है। डिक्लेयरिंग देयर मैरिज void एंड नीदर विद पार्टी विल बी गिल्टी ऑफ बाइगेमी। द पार्टीज टू अवॉइडेबल मैरिज कांट परफॉर्म, यहाँ पे क्योंकि डिग्री मैंडेटरी है तो जब तक डिग्री नहीं होगी तब तक सरकार आप शादी भी नहीं कर सकते। ठीक है। आपको पहले डिग्री ऑफ नलिटी लेनी होगी, उसके बाद ही आप शादी करेंगे। और अगर आप नलिटी की डिग्री लिए बिना अगर आप शादी करते हैं दूसरी, तो आप बाइगेमी के ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि वर्डेबल मैरिज इज अ वैलिड मैरिज अनलेस अंटिल बोल रही है, अनलेस एंड अंटिल द डिग्री annulls it, राइट। वाइफ कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन CRPC। आपकी जो वाइफ है वो क्या कहते हैं, मेंटेनेंस नहीं डाल सकती, भाई मेंटेनेंस क्लेम ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं क्लेम कर सकती जी? क्योंकि आपको तो स्टेटस ही नहीं है ना हस्बैंड एंड वाइफ का, राइट। आपके पास स्टेटस ही नहीं है हस्बैंड एंड वाइफ का। उसके अलावा जो वॉइडेबल मैरिज में जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ठीक है। ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज क्या है? बाइगेमी है। अगर आपने क्या कहते हैं अगर आपने हस्बैंड ने एक वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं, यानी कि जो वाइफ है ना ये वैलिड मैरिज से है। अगर आप दूसरी वाइफ यानी कि लड़की से शादी कर लेते हैं तो ये शादी जो होगी वो वॉइड होगी। ठीक है। दूसरा, पार्टीज आर विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, सेम पिंड से हैं, सेम प्रोहिबिटेड डिग्री से हैं, तो ऐसे में आप शादी नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो वो शादी जो है वॉइड है अनलेस कस्टम अलाउज। देखिए हमारा जो लॉ है वो बहुत एक्सपैंडेड क्यों बना हुआ है? क्योंकि भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं ना हिंदू लॉ के वो कस्टम्स भी हैं, तो कस्टम डिफ़र हो जाते हैं आपके कम्युनिटी के बेसिस पे, आपके कास्ट के बेसिस पे, आपके फैमिली बेसिस पे अलग अलग हो जाते हैं ना। ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज क्या? इम्पोर्टेंसी, अनसाउंड माइंड का है, कंसेंट जो है वो फ्रॉड और फोर्स से ली गई है, ज़बरदस्तियाँ, या रिस्पोंडेंट जो है वो प्रेग्नेंट रही है आपके क्या कहते हैं शादी के टाइम पे किसी और से प्रेग्नेंट है। इसी में केस है शीलवती वर्सेस रामनंदनी, 1981 का केस है। इट वॉज हेल्ड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट की ईदर पार्टी ऑफ द मैरिज मे प्रेजेंट अ पिटीशन बिफोर द कोर्ट फॉर डिक्लेयरिंग द मैरिज वॉइड, यानी कि जो मेल और फीमेल है वॉइड मैरिज का, मैंने हस्बैंड एंड वाइफ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि स्टेटस ही नहीं मिलता। तो मेल और फीमेल जो है इनमें से कोई सी भी पार्टी जो है वो कोर्ट जा सकती है कि भाई डिग्री दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो डिग्री चाहिए। ठीक है। वेयर इज इन वॉइडेबल मैरिज ओनली अग्रीव पार्टी, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ जो व्यक्ति वो शादी नहीं चाहता वही पार्टी जो है कोर्ट जाएगी, मे प्रेजेंट द पिटिशन फॉर द डिग्री ऑफ नलिटी। तो हमने 3 तरीके के मैरिज की बात करी, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। ठीक है। आपकी मैरिज वैलिड कब है? जब आप सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं सेक्शन 5 की। वॉइड कब है? जब आप सेक्शन 5 के अगेंस्ट जाते हैं। वॉइडेबल कब है? जब आपकी शादी वैलिड है, लेकिन आपकी शादी वैलिड है टिल आपकी जो डिग्री आपको ग्रांट होती है, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस कि हम लोग सोर्सेस कर चुके हैं, स्कूल्स कर चुके हैं, आपके मैरिज के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात कर चुके हैं, तो टाइप्स ऑफ मैरिजेस में बस इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।